चैप्टर 51। अब आगे। पार्किंग एरिया। धुंधली रोशनी में नव खड़ा था, अपनी कार के पास। उसकी आंखें बेचैन थीं। वो निया का इंतजार कर रहा था। जैसे ही निया कार के पास पहुंची, नव ने दरवाजा खोल दिया। पर निया ने उससे साइड हटते हुए सानवी को आगे बढ़ते देखा। सानवी बिना किसी झिझक के सीधे ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठ गई। निया के दिल में चिड़चिड़ाहट भड़क उठी। कैसे ये लड़की मेरी और मेरे भाई के बीच में घुस आई? उसके मन में सवाल उठा। निया ने धीरे से पिछली सीट पर खुद को समेट लिया। सानवी ने चित्ते स्वर में कहा, निया, आज से नव के बगल वाली सीट मेरी है, क्योंकि मैं इनकी वाइफ हूँ। निया ने कड़क आवाज में पलट कर कहा, तुम्हें क्या लगता है सानवी, तुम्हारी इन हरकतों से तुम मेरे और मेरे भाई का प्यार कम कर सकती हो? नव चुप था। उसके चेहरे पर भावों का संग्राम चल रहा था। वो खुद को संभालते हुए कार का इंजन स्टार्ट कर दिया। सानवी को कॉलेज के बाहर छोड़ते ही नव धीरे से अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और निया को थमा दिए। शाम को सानवी को उसके साइज के कपड़े दिलवा देना। निया ने इनकार करते हुए पैसे वापस कर दिए। यह आप ही रखिए, मैं उसका कोई काम नहीं करूंगी। पर उसके मन में एक खुराफात छलक रही थी। शाम का समय। निया ने मन ही मन खुद से कहा था कि वह नव को पैसे नहीं देगी। लेकिन कॉलेज टाइम खत्म होते ही सानवी के पास जाकर ठंडी आवाज में बोली, वैसे मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन भाई ने कहा है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ शॉपिंग करवाने ले जा रही हूँ, ताकि तुम मेरे कपड़ों का पीछा छोड़ दो। सानवी ने चुपचाप मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। दोनों अब छोटे से लोकल मार्केट की ओर बढ़ चुकी थीं। वहां की गलियों में रंग बिरंगे स्टॉल लगे थे। हर कोना चहल पहल से भरा था। बाजार की हल्की हल्की चटक धूप और दुकानदारों की बातचीत की हलचल, इन सब के बीच सानवी और निया एक अजीब सी दूरी में एक दूसरे के साथ चल रही थी। सानवी ने थोड़ा ऊंचा नाक चढ़ाते हुए बाजार की चहल पहल को नजरअंदाज किया। उसका स्वर नर्म और ठंडा था, पर उसमें घमंड की झलक साफ थी। हम यहीं से कपड़े खरीदेंगे। निया के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। वो अपनी चाल में कुछ अलग ही अंदाज लिए धीरे धीरे सानवी के पास बढ़ी। सानवी ने तानों से पूछा, क्या तुम यहीं से कपड़े लेती हो? निया ने मन ही मन सोचा, मैं तो लोकल ब्रांड से ही कपड़े लेती हूँ, पर तुम्हें तो मजा भी चखना चाहिए। फिर उसने झूठी मुस्कान के साथ बोला, क्यों, 2 दिन में मेरे भाई से शादी करके पछता रही हो? सानवी बोली, यहाँ खरीदने से तो अच्छा मैं तुम्हारे ही कपड़े पहन लूंगी। इतना बोल वापस मार्केट से बाहर आ जाती है। पीछे पीछे निया भी। निया ने ठंडे इशारे से सानवी को बस की ओर धकेला। सानवी ने विरोध किया, पर निया ने बेफिक्र होकर उसे आगे बढ़ा दिया। बस में बैठने की जगह नहीं है, सानवी। आज तुम्हें भी मेरे साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, निया ने अपने मन में कहा। सानवी ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर आहत, गर्व और नफरत के भाव साफ थे, पर उसने कुछ नहीं कहा। बस में जगह मिली तो निया ने खुद को खींचकर सीट पर बैठा लिया। सानवी खड़ी रही, निया को निहारती रही। पहली बार उसने खुद को अपनी लग्जरी दुनिया से बाहर पाकर इस साधारण यात्रा का सामना किया था। उसके मन में एक सवाल गूंज रहा था, क्या मैं सच में अपनी जिंदगी का वह हिस्सा बनना चाहती हूँ जिसे मैं खुद कभी अपनाना नहीं चाहती थी? धीरे धीरे बस चल पड़ी। वो घर पहुंच चुकी थी। सानवी ने कमर पकड़ अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। हर कदम जैसे एक बोझ था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। वो बस एक मकसद के साथ आगे बढ़ रही थी, अपने आप को इस सच के साथ, इस नई जिंदगी के साथ समझाने के लिए। कभी जिसकी चमक दमक उसके इर्द गिर्द बिखरी थी, अब उसी की सादगी में खुद को ढालना था। नव ने जैसे ही ऑफिस से घर में कदम रखा, किचन से आती महक ने उसका स्वागत किया। निया खाना बनाने में मगन थी, और नव के हाथों में कुछ शॉपिंग बैग्स थे जिनमें सानवी के लिए प्यारे कपड़े थे। वो उन बैग्स को लिविंग रूम की मेज पर रखकर निया के पास गया और प्यार से पूछा, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? निया ने मुस्कान के साथ कहा, नहीं भाई, आप परेशान मत होइए, मैं कर लूंगी। आप जाकर आराम कीजिए और फ्रेश हो जाए। नव ने बैग्स उठाए और अपने कमरे की ओर चल दिया। उसने देखा, सानवी बिस्तर पर अपने पैरों को नीचे लटकाए गहरी नींद में सो रही थी। वह धीरे से सोफे पर कपड़े रखकर अलमारी से अपने लोअर और टी शर्ट निकाले और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया। नव फ्रेश होकर कमरे से बाहर आया। उसने सानवी के पैरों को बिस्तर पर रखा और उसे कंबल से अच्छी तरह ढक दिया। फिर वह बाहर चला गया। दोनों भाई बहन ने मिलकर रात का खाना खाया। सानवी तो सोकर उठी ही नहीं थी, इसलिए नव ने सोफे पर रखे कपड़ों को हटाया और खुद वहीं सो गया।
आधी रात को उसे कुछ आवाज सुनाई दी और उसकी नींद खुल गई। उसकी नजर बिस्तर पर गई, जहां सानवी नहीं थी। वह तुरंत किचन की तरफ गया। किचन में सानवी को भूख लगी थी और वह खाने के लिए कुछ ढूंढ रही थी। नव ने उसके लिए खाना गर्म किया और एक प्लेट में परोस दिया। इस बीच नव ने सानवी को ना देखा ना उससे कोई बात की। सानवी ने उससे पूछा, कुछ विस्की या बियर पीने को नहीं है क्या? नव ने मना करते हुए कहा, हम नहीं पीते, हम बेवड़े नहीं हैं। सानवी ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन मुझे पीनी है। नव के लिए यह एक मुश्किल स्थिति थी। सानवी धीरे से नव के पास आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कोई खेल खेल रही हो जिसकी चालें सिर्फ उसे पता थी। उसने अपनी बाहें नव के गले में डाली और फुसफुसाते हुए बोली, ठीक है, अगर बियर नहीं है तो मुझे कुछ और चाहिए। उसकी आवाज शहद जैसी मीठी थी, लेकिन उसमें एक तीखापन छिपा था। तुम मेरे साथ बिस्तर शेयर करोगे? उसने कहा। नव का शरीर अकड़ गया। उसने तुरंत उसके हाथों को झटककर खुद से दूर किया, जैसे किसी जहरीली बेल को हटा रहा हो। यह क्या बकवास है? नव की आवाज में नाराजगी थी, जो अब एक असहनीय दर्द में बदल चुकी थी। सानवी का चेहरा हंसी से भर गया। तुम खुद को रोक नहीं पाओगे, वह मुस्कुराई, इतनी हॉट बीवी को अपने बगल में देखकर। ये सुनकर नव ने सवी को खुद से दूर धकेलते हुए कहा, यह क्या बकवास है? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। उसकी बात सुनते ही सवी ने धमकी भरे स्वर में कहा, ठीक है, फिर मैं निया के पास जाकर उसे वह राज बता दूंगी जो तुम उससे छिपा रहे हो। सवी की धमकी के बाद भी नव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस चुपचाप किचन के दरवाजे के पास गया और धीमी आवाज में बोला, खाना खाकर प्लेट साफ कर देना। इतना कहकर वह बिना पीछे मुड़े अपने कमरे में चला गया। चैप्टर 52। अब आगे। अद्विक कपूर मेंशन से सभी से माफी मांग कर चला जाता है। शिवांगी संयम से माफी मांगते हुए बोली, पापा। उसकी आवाज कांप रही थी, दिल जैसे बिखरकर जुबान पर आ गया था। संयम ने उसकी ओर देखा, लेकिन चेहरा पर दर्द बना रहा। शिवांगी उनकी आंखों में देखते हुए घुटनों के बल बैठ गई। सॉरी पापा, मैं जिस इंसान के लिए अपनी शादी से भागी थी, वो अद्विक नहीं था। वो वंश था। मुझे कुछ ठीक से याद नहीं, लेकिन बस इतना याद है कि उसने मेरे साथ। उसके शब्दों में कांप था, सांस टूट रही थी, आंखें छलक पड़ी। शिवांगी ने अपना चेहरा ढक लिया। प्लीज माफ कर दीजिए पापा, मैं बहुत थक गई हूँ ये सब सहते सहते। सार्थक तुरंत आगे आया, शिवांगी को संभाला। आशी ने उसे बाहों में भर लिया। उनकी आंखों में सवाल नहीं, बस एक ही भावना थी, दर्द। जब मुझे कुछ भी याद नहीं था, तब मेरे पास बस एक ही सहारा था, अद्विक। उसने जो कहा उसे सच मानकर मैंने उसके लाए डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिए। मुझे क्या पता था कि वो सब झूठ है। वो सिर्फ आपको तकलीफ देने के लिए। वो मुझे सजा नहीं दे रहा पापा, वो आपको सजा दे रहा है। क्योंकि वो मानता था कि 20 साल पहले जो भी उसके माँ पापा के साथ हुआ, उसकी वजह आप थे। शिवांगी अब थर थर कांप रही थी। संयम के चेहरे पर जैसे किसी ने जोर से थप्पड़ मारा हो। उनका चेहरा पीला पड़ गया। शिवांगी ने अपनी नम आंखों से उन्हें देखा। आपकी बेटी अब उस दर्द का हिस्सा बन चुकी है, बस इसलिए क्योंकि वो बदले की आग में अंधा था। प्लीज पापा, आप तो मेरा सच पहचानिए। मैं अब और नहीं लड़ सकती। ये कहते कहते शिवांगी की आंखें उलट गईं और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। शिवांगी, आशी चीखी। सार्थक ने तुरंत उसे गोद में उठा लिया। जल्दी कार निकालो, उसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। हॉस्पिटल रूम, नर्म रोशनी, मॉनिटर की धीमी बीपिंग और एक बिस्तर पर नींद में खोई शिवांगी। सिद्धि उसकी हथेली थामे बैठे थी, उसकी नब्ज में धड़कते जीवन को महसूस कर रही थी। सार्थक और आशी पास ही बैठे थे, लेकिन सबसे अन्ना चेहरा संयम का था। एक पिता जो अब भी यह समझने की कोशिश कर रहा था कि वो कब, कहां और कैसे अपनी बेटी से इतना दूर हो गया। धीरे धीरे संयम ने अपने हाथों की उंगलियों को आपस में मरोड़ा। फिर कुछ सोचते हुए कुर्सी खींचकर शिवांगी के सिरहाने बैठ गया। उसने धीरे से बेटी का माथा छुआ, जैसे वर्षों की कठोरता आज पिघल गई हो। बेटा, उसका गला रुंध गया था। मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे कभी सुना ही नहीं। हमेशा ये सोचता रहा कि तूने मेरी इज्जत लुटाई, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि कहीं तू टूटी तो नहीं। सिद्धि की आंखों से फिर आंसू बह निकले। मैं नहीं जानता 20 साल पहले क्या हुआ, क्यों हुआ, लेकिन अगर आज कोई मेरी बेटी को, मेरी बच्ची को इतना दर्द दे रहा है सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए, तो फिर सबसे बड़ा गुनहगार तो मैं ही हूँ। संयम का सिर झुक गया। शिवांगी की आंखें हल्के से खुली। वो पलकों के पीछे से देख पा रही थी। उसका पापा उसके पास बैठा। पापा,
उसकी आवाज धीमी थी। संयम ने फौरन उसका हाथ थामा। मैं यही हूँ बेटा, अब हमेशा तेरे साथ हूँ। मेंशन स्टडी रूम। रात के सन्नाटे में खिड़की से चांदनी अंदर झांक रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अद्विक डेस्क के सामने वाली कुर्सी पर बैठा था। कमरे में सिर्फ एक टेबल लैंप चल रहा था और उसकी रोशनी में अद्विक का चेहरा भीग चुका था। उसके दोनों हाथ मुट्ठी में भींचे हुए थे, चेहरा झुका हुआ था और आंखें बस बहती जा रही थीं। तभी दरवाजा बिना दस्तक के खुला। सिया रॉय कमरे में दाखिल हुई। उनके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें पानी और अद्विक की दवाइयां थीं। लेकिन उन्हें देखकर वो ठिठक गईं। अद्विक का चेहरा देख उनकी आंखों में भी एक टीस उतर आई। धीरे धीरे उन्होंने ट्रे टेबल पर रखी और अद्विक के सामने बैठ गईं। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर सिया ने धीमे स्वर में पूछा, अब रो भी लोगे? अद्विक ने नजरें नहीं उठाई। उसने एक गहरी सांस ली और जवाब नहीं दिया। सिया उसकी ओर झुककर बोली, तुम्हारे प्लान का तो यही हिस्सा था ना, कि उसे दर्द दो, उसका भरोसा तोड़ो, कपूर परिवार को गिराओ। फिर आज इतनी तकलीफ क्यों हो रही है तुम्हें? अद्विक की पलकों से एक और आंसू गिरा, क्योंकि उसकी आवाज भर आ गई। मैं अब उससे प्यार करने लगा हूँ। सिया का चेहरा नर्म पड़ गया। उन्होंने धीरे से अद्विक का सिर अपनी गोद में रख लिया। जानती थी मैं, जब तुम उसे अपने हाथों से खाना खिला रहे थे, जब तुम उसकी तबीयत में डॉक्टर से पहले घबरा गए थे, जब तुम उसकी पीठ सहला रहे थे, तब वो नफरत नहीं थी अद्विक, वो मोहब्बत थी। मोहब्बत जिसे अब तुम खुद से भी छिपा नहीं सकते। अद्विक अब बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। मैं बहुत बुरा हूँ बुआ माँ। मैंने उसके साथ सब कुछ किया, बस प्यार नहीं। पर अब जो भी हो रहा है वो सजा है, सजा। सिया की आंखों में आंसू चमकने लगे। तो अब इस मोहब्बत को खुद से दूर मत करो। उसे सच बता दो अद्विक। वो हकदार है इस सच्चाई की। उससे खुलकर कह दो तुम उसके साथ रहना चाहते हो। उसके बिना जी नहीं सकते। कपूर मेंशन। घर का माहौल एकदम सन्नाटा लिए खड़ा था। हल्की हल्की चुप्पी बस दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। शिवांगी की हालत नाजुक थी। उसे हॉस्पिटल से घर लाया गया था, लेकिन उसकी आंखों में थकावट की परछाई साफ नजर आ रही थी। आशी का चेहरा चिंता से भरा था। उसके हाथ थर थराकर सार्थक के पास पहुंच गए। सार्थक, आशी ने धीरे से आवाज दी। उसकी आवाज में भारीपन था, जैसे वह किसी अंदर के तूफान को दबा रही हो। सार्थक ने झुकी नजरों से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गहराई थी, एक ऐसी गहराई जो बहुत कुछ कह रही थी लेकिन शब्द बनकर नहीं निकल पा रही थी। क्या हो गया था तुम्हें? आशी ने सवाल किया, परंतु उसकी आवाज में कोई कटुता नहीं, बस एक बेबस आग्रह था। सार्थक का दिल टूटता जा रहा था। ये शिवांगी और अद्विक की लड़ाई है, आशी ने आगे कहा, हमें बीच में नहीं आना चाहिए। जो भी शिवांगी का फैसला होगा, हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। वह अकेली नहीं है, अद्विक और उसका बच्चा भी है उसके साथ। पर सार्थक ने एक दृढ़ स्वर में जवाब दिया, वो मेरी बहन है। मैं ऐसे नहीं देख सकता उसे। बेबस, टूटती हुई, उसकी आवाज गुम हो गई। आशी की आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन उसने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। मैंने भी आपसे सच छिपाया है, आशी ने कमजोर लेकिन सच्चाई से भरी आवाज में कहा। मेरा सच अधिक के झूठ में ज्यादा फर्क नहीं है। तो क्या कल को हमारी लड़ाई होगी, तो क्या मेरे भी भाई को बीच में बोलना चाहिए? सार्थक ने उसकी आंखों में देखा। उसकी नजरों में एक उभरती हुई आशंका और दर्द झलकता था। फिर उसने छोटी सी नजरें झुका ली और बोला, तुम्हारा भाई, तुम तो गोयल की इकलौती बेटी हो। आशी की आवाज लड़खड़ा गई, न, नव मेरा भाई है मेरे लिए। वो शब्द जैसे किसी गहरे भाव को समेटे हुए दरवाजे की तरह बंद हो गए। घर की दीवारें उस पल की गवाही बन गईं। सार्थक का दिल भर आया। वह समझ गया था कि इस रिश्ते में सिर्फ खून की परिभाषा नहीं, बल्कि स्नेह और समझदारी की गहराई है। आशी और सार्थक दोनों के दिलों में एक अनकहा वादा बन चुका था, शिवांगी की मदद करना, बिना सवाल पूछे। उस दिन से कपूर मेंशन में एक नया सन्नाटा बसा। पर वह सन्नाटा नहीं था, यह एक अनकहा संघर्ष, एक नए रिश्ते की शुरुआत थी। चैप्टर 53। अब आगे। धीरे धीरे सानवी ने अपना डिनर खत्म किया, रूम में चली गई। फिर जब उसने सोफा देखा, नव वहीं सो चुका था, बिना कुछ कहे। सानवी उसके पास जा बैठी, धीरे धीरे खुद को उसके बगल में सोफे पर लेट गई। नव की नींद टूटी। उसने अपनी आंखें खोली और नर्म लेकिन गंभीर स्वर में पूछा, ये सब कैसा खेल है सानवी? क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्या चाहती हो तुम? क्यों अपनी सुख सुविधा की दुनिया छोड़कर मेरे पीछे पड़ी हो? हम दोनों भाई बहन कितने खुश थे।
एक साथ चैन की जिंदगी जी रहे थे, तो फिर ये जंजाल क्यों खड़ा कर रही हो? सानवी की आंखों में एक अनकही पीड़ा झलकने लगी, पर उसने चुपचाप कुछ नहीं कहा। नव ने फिर कहा, 1 हफ्ता हो गया, मुझे मजबूरी सहते शर्त, पर अब और नहीं, मुझे इससे निजात चाहिए। एक सन्नाटा छा गया। सानवी बस चुपचाप नव को देखती रही। एक रहस्य जो कभी खुला नहीं, एक दर्द जो कभी खत्म नहीं होगा। सानवी की आंखों में एक अनकही उम्मीद और बेबाक प्यास थी। वो धीरे धीरे नव की आंखों में देखने लगी। उसके स्वर में एक मिठास घुली थी, जो कभी धैर्य की सीमा को तोड़ती लगती थी। नव, उसने धीमे और प्यार भरे लहजे में कहा, मुझे सिर्फ प्यार चाहिए। नव ने उसकी आंखों से अपनी निगाहें नहीं हटाईं। वो प्यार जो तुम अपनी बहन से करते हो, बस उसका 10%, बस इतना ही। सानवी की आवाज में हल्की कपकपी थी, जैसे वह अपने भीतर के सबसे गहरे अरमान को बयां कर रही हो। बस मेरे साथ एक नॉर्मल हस्बैंड की तरह रहो। मैं वादा करती हूँ, मैं अपनी सारी गलत आदतें छोड़ दूंगी, तुम्हारा साथ दूंगी, हर कदम पर, हर पल। नव की चुप्पी गहराती गई। उसके दिल में भी एक उलझन थी, एक खट्टी मीठी भावना, जो कभी सामने नहीं आ पाई थी। पर सानवी की आंखों में जो विश्वास था, वो झूठ नहीं था, वो सच था, एक टूटती उम्मीद का इशारा। नव की आवाज में ठहराव था, पर उसमें कटुता की झलक भी थी। क्या मकसद है तुम्हारा इन सब के पीछे? उसने सधी हुई, सीधी बात कही। सानवी ने बिना झिझक, पूरी मजबूरी के साथ कहा, मुझे जो कहना था, मैंने वो कह दिया। अब मुझे पता है, मुझे आगे क्या करना है। उसके शब्दों में एक अजीब सी ठहराव था, जैसे उसने पहले ही अपने मन का फैसला कर लिया हो। निया, तुम्हारी कमजोरी है, और मैं उस कमजोरी का फायदा उठाऊंगी। नव ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें सानवी की ओर थमी रहीं। फिर बिना कुछ कहे, वो चुपचाप उठ खड़ा हुआ। अपने कदमों की ठहरती आवाजें घर की चुप्पी में गूंजने लगी। नव धीरे धीरे लिविंग एरिया की ओर बढ़ा, और बिना पलटे सोफे पर बैठ गया। फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। सानवी ने बस उसे जाते देखा। वो खड़ी रही, जैसे एक सजीव परछाई, जो अपनी नियति के साथ संघर्ष कर रही हो। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, पर आंखों में गहरे दर्द की परतें छुपी थीं। अगली सुबह की हल्की धूप ने कमरे में अपने उजास की शुरुआत की थी। नेहा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर बाहर निकली। सामने खड़ा था आर्यन। उसकी निगाहें थोड़ी गंभीर थी। तुम यहाँ इतनी सुबह क्या कर रहे हो? नेहा ने कुछ कठोर आवाज में पूछा। वहीं पीछे से नव का ठोस स्वर गूंजा, अपना सारा सामान तुरंत पैक करो। आज से तुम आर्यन के घर रहोगी। जितना हो सके सानवी से दूर रहना। नव का चेहरा जैसे पत्थर का हो चुका था। उसमें कोई भाव नहीं था, सिर्फ एक सख्त फैसला। उसकी किसी भी बात पर भरोसा मत करना, उसने फिर कहा। आर्यन, मेरी बहन का पूरा ख्याल रखना, उसने आर्यन से कहा। नेहा की आंखें नम थीं, लेकिन भाई, कोई सवाल मत पूछो, नव ने कहा। उसने चुपचाप अपना बैग उठाया। आर्यन ने बिना कुछ कहे उसे अपना साथ देने का इशारा किया। दोनों चुपचाप घर से बाहर निकले। नेहा के कदम भारी थे, जैसे हर कदम उसके दिल को और टूटता चला जा रहा था। घर का दरवाजा बंद होते ही नव खुद को लिविंग एरिया में अकेला पाकर सोचने लगा। इस सानवी से निपटना होगा, उसके मन में ठान लिया गया। वो उठ खड़ा हुआ, अपने ऑफिस का बैग लिया और ऑफिस के लिए निकल पड़ा। सुबह की हल्की रोशनी धीरे धीरे घर के हर कोने में फैल रही थी। आर्यन अपनी माँ के साथ घर के दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ में नेहा का हल्का सा बैग था। आर्यन ने नेहा को धीरे से घर के अंदर प्रवेश दिलवाया। माँ, आर्यन ने गर्मजोशी से कहा, आज से ये हमारे साथ रहेगी। ये हमारी मेहमान नहीं, हमारी परिवार की सदस्य बनेगी। नेहा की आंखों में हल्की उलझन थी, लेकिन उसने चुपचाप सिर झुकाया। आर्यन की माँ मुस्कुराई, उसकी आंखों में अपनापन था। बहू, उसने धीरे से कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। आर्यन ने अपनी माँ से नेहा के बारे में कुछ भी नहीं छिपाया था। उन्होंने नेहा को घर की गहराई में एक साफ सुथरा, सजाया हुआ गेस्ट रूम दिखाया। कमरे में एक आरामदायक बिस्तर, अलमारी और एक छोटी सी टेबल रखी थी। ये तुम्हारा कमरा होगा, माँ ने प्यार से कहा। फिर आर्यन की माँ कमरे से बाहर आई। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, माँ, कोई समस्या नहीं है। बस कुछ दिनों के लिए ये हमारे साथ रहेगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। खन्ना ग्रुप्स ऑफिस का कबिन। धीमी रोशनी में अयांश अपने डेस्क पर बैठे थे। उनकी नजरें फाइल पर टिक गई थी, जो अभी अभी धृति ने उनके सामने रख दी थी। धृति ने कायदे से दरवाजे को लॉक कर दिया।
अयांश ने अपनी छोटी सी नजर उस दरवाजे पर डालते हुए पूछा, ये दरवाजा क्यों लॉक कर रही हो? धृति बिना पल के झपकाए उनके पास चली आई। आप इस फाइल को ध्यान से पढ़िए, उसने मजबूती से कहा। आगे से इस कंपनी से जुड़ा कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी निवेश, कोई भी साइन नहीं होगा। अयांश ने थोड़े संदेह से पूछा, ये सब भी उस आदमी ने तुम्हें बताया था? धृति ने सिर झुकाकर हल्की सी हाँ में जवाब दिया। हाँ सर। अयांश ने फाइल धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। पन्ने पलटते गए। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसके चेहरे का रंग उड़ता गया। वह चौंकते हुए बोला, कोई बड़े पापा को पागल बना रहा है। धृति ने अपने माथे पर हाथ रखा, आवाज में हल्की झिझक थी। बड़े पापा आपको पागल बना रहे हैं? अयांश का गुस्सा बढ़ने लगा। यह क्या बकवास है? तुम सचमुच क्या सोचती हो कि मैं बड़े पापा से ज्यादा उस काफिया साक्ष पर भरोसा करूंगा? धृति ने बेबाकी से कहा, बस एक बार ध्यान से देखिए। बड़े पापा फिर से इस कंपनी के लिए 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करवाने आएंगे। और उस पैसे का क्या इस्तेमाल किया जाएगा, यह आप खुद जानना चाहेंगे। इसलिए बड़े पापा से इस बारे में बिल्कुल भी बात मत कीजिए। वह बात कहकर दरवाजे की ओर चली गई। अपने कदम थामते हुए वह एक पल के लिए अयांश की ओर पलटी। मुझे लगता है आयुषी दी अभी भी जिंदा हैं। अगर मैं हो पाई तो आपको उनसे जरूर मिलवा दूंगी। इतना कहकर धृति उस फाइल को हाथ में थामे कबिन से बाहर चली गई। अयांश चुपचाप बैठा रहा। उसके चेहरे पर डर, शक और गहराई से उभरता सवाल था। क्या सचमुच बड़े पापा का ये मास्टर प्लान है, या फिर किसी और का जाल? चैप्टर 54। अब आगे। अंधेरे कमरे की खामोशी में एक दर्दनाक कराहनाएं गूंज रही थी। कमरे की दीवारें जैसे हर आवाज को निगल रही थी। हल्की सी चांदनी रोशनदान के दरवाजे से छनकर आती थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उम्मीद की आखिरी किरण को भी थाम रखा हो। वह आदमी, पूरा बदहवास, दर्द से कराहते हुए एक टूटी फूटी कुर्सी पर बैठा था। उसका चेहरा ऐंठन में था, आंखें बंद थी और होंठ कांप रहे थे। हर सांस के साथ उसकी तकलीफ और गहराती जा रही थी। तभी कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक लड़की अंदर आई। उसकी चाल में कोई नादानी नहीं, बल्कि एक सायास ठहराव था। उसके होठों पर एक अधूरी लेकिन खतरनाक मुस्कान खिली थी। वो बेझिझक उसके सामने की कुर्सी पर बैठ गई। धीमी आवाज में, जैसे कोई बड़ा रहस्य फूटने वाला हो, उसने कहा, अंश खन्ना को कॉल कर बोल दो तुम्हें अब 10 करोड़ रुपए चाहिए, और चाय भी। वह आदमी चौंका। उसकी आंखें खुली, पर बहुत देर हो चुकी थी। लड़की ने उसकी पीड़ा पर ध्यान दिए बिना आगे कहा, उसने तुम्हें मारने की साजिश रची थी, पर उसकी कीमत से बड़ी है उस राज की कीमत जो हम दोनों जानते हैं। कमरे का माहौल और भी भारी हो गया। अंधेरे में गहराई की गूंज के साथ एक और नाम आया, राजा। राजा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज सख्त थी, पर भीतर एक उबाल छिपा था। आरुषि, तुम जानती हो इस रात्रि मैंने वही आग लगाई थी। फिर भी तुमने मुझे अंश के गुंडों से क्यों बचाया? तुम्हारी मंशा क्या है? आरुषि की आंखें चमक उठी। उसने एक इविल मुस्कान के साथ कहा, मुझे तो तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए। अगर तुमने वह नकली डेड बॉडी वहीं नहीं रखी होती, अगर अंश को यह यकीन नहीं दिलाया होता कि मैं मर चुकी हूँ, तो आज मैं जिंदा नहीं होती। वो एक पाउंड चुप्पी में हंसी। शायद वो मुझे आज भी ढूंढ रहा होता, पर अब मैं तुम्हारी वजह से सुरक्षित हूँ। आरुषि ने धीरे से कहा, थैंक यू राजा। कमरा फिर से खामोश हो गया, लेकिन उस खामोशी के पीछे छुपा था एक गहरा और खतरनाक खेल। आरुषि की इविल मुस्कान अभी भी चेहरे पर थी। वो अपने बैग से एक मोबाइल फोन निकालती है, धीरे धीरे उसे राजा के हाथ में थमाती है। राजा ने बिना एक शब्द कहे फोन उठाया। उसकी आंखों में ठंडक थी और उसकी आवाज में जहर। अंश खन्ना। उसने फोन का कॉल बटन दबाया। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद कॉल कनेक्ट हो गया। फोन की दूसरी तरफ से अंश की गहरी, दबे हुए स्वर की आवाज आई। हाँ बोलो, राजा ने धीमे लेकिन धमकी भरे अंदाज में कहा। तुमने अपने भाई और उसके परिवार के साथ जो साजिश रची थी, उसे मैं अच्छे से जानता हूँ। पर तुम्हें ये समझ लेना चाहिए, अगर तुम्हें अपनी जान से प्यारा पैसा चाहिए तो तुरंत मेरे बताए अनुसार हर कदम उठाओ। मुझे चाहिए 10 करोड़ रुपए। कोई गलती, कोई धोखा, और मैं तुम्हारी हर एक चाल का हिसाब चुकता कर दूंगा। अंश खन्ना की आवाज में हल्की सी झिझक थी, पर उसने खुद को संभाला। क्या करने की धमकी दे रहे हो? राजा ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, बस एक बात याद रखना, जो भी हुआ वो सब तेरी चालाकी का हिस्सा था। पर अब समय आ गया है जब मैं खेल की नई साजिश रचूंगा।
तुम जानना नहीं चाहते शायद कि कौन जिंदा है, वो बदला लेने आ चुका है। सुन ले, अंश, तेरे पास 48 घंटे हैं, वरना अगला कदम बहुत खतरनाक होगा। राजा ने फोन कट किया। अरुषि ने फिर से मुस्कान बिखेरी, जैसे ये सब कोई खेल हो। कमरे में अंधेरा और भी गहरा हो गया, पर उस अंधेरे के भीतर छुपा था एक साजिश का भंवर, जो हर पल बढ़ता जा रहा था। रात का सन्नाटा घर पर गहरा था। नव ऑफिस से लौट रहा था। जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर अंधेरा था। वह तुरंत मुख्य स्विच की ओर बढ़ा और फ्यूज चेक करने लगा। कुछ क्षणों में पावर बहाल हो गई और घर की हल्की रोशनी फैल गई। पेडेस्ट्रियन नव बिना ज्यादा ध्यान दिए अपने कमरे की ओर बढ़ा। वह कपड़े बदलने गया, लेकिन उसे सानवी कहीं नजर नहीं आई। उसे शायद कोई खास वजह नहीं लगी। फिर वह रसोई में गया, जहां उसने रात का खाना बनाना शुरू किया। किचन के एक कोने में उसकी नजर पड़ी। सानवी बेहोश पड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। नव बिना घबराए धीरे से सानवी को उठाकर अपने कमरे की ओर ले गया। सैन टाइमर कुछ देर बाद एक महिला डॉक्टर कमरे में आ पहुंची। वह सानवी का चेकअप कर रही थी। उन्हें ट्रॉमा है, डॉक्टर ने नव से कहा। डार्कनेस फोबिया, उन्हें बस थोड़ी अतिरिक्त देखभाल की जरूरत है। कुछ घंटों में वे होश में आ जाएंगी। नव ने गंभीर स्वर में पूछा, इतनी गंभीर समस्या क्यों? डॉक्टर ने हल्की मुस्कान देते हुए कहा, ऐसा नहीं है, लेकिन उनके अतीत में गहरी चोटें हैं। ये सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। डॉक्टर को लिफ्ट तक छोड़कर नव वापस कमरे में आया। सानवी का चेहरा उसकी निगाहों के सामने था। वो चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। अचानक सानवी ने नींद में ही रुदन शुरू कर दिया। उसके सपनों की परतें खुलने लगी। वो 10 साल पहले की यादें थीं, जब वह आयंश से झगड़ा करती थी। उसके माता पिता की मौत के बाद आयंश को उसके परिवार ने प्राथमिकता देनी शुरू कर दी थी। हर बार जब सानवी ने विरोध किया, अंश उसे स्टोर रूम में बंद कर देता था। वह घंटों रोते रोते बेहोश हो जाती थी। अगले दिन अंश जब उसका दरवाजा खोलता, तो उसे पानी डालकर जगाता था। वो मजबूरी और अकेलापन जिसने सानवी के दिल में गहरे निशान छोड़ दिए थे। सेवी ने अपने मां बनने के बावजूद अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाने का दर्द महसूस किया। बस यही सोचते हुए वह नींद में ही बार बार पैनिक करने लगी। नव उसके पास बैठ गया। धीरे धीरे सानवी के सिर पर हाथ फेरता रहा। उसे शांत करने की कोशिश करता रहा। उसका स्पर्श सानवी के अंदर कुछ हल्की गर्माहट भरता चला गया। धीरे धीरे सानवी की रुदन थम गई। नव भी बैठे बैठे सो गया। अगली सुबह की नर्म धूप कमरे की खिड़की से धीरे धीरे छनकर अंदर आ रही थी। सानवी की नींद धीरे धीरे टूट रही थी। उसकी पलकों के बीच से पहली नजर जब सामने पड़ी, तो उसका ध्यान नव के हाथ पर गया। वो हाथ जो उसके अपने हाथों में इस कदर मजबूती से था कि उसकी नाखूनों की हल्की लकीरें नव के हाथ की त्वचा पर उभर आई थीं। सानवी की आंखें धीरे धीरे खुली। उसके होठों पर एक अधूरी चिंता की मुस्कान थी, पर आंखें नम थीं। वो चुपचाप नव के चेहरे की ओर देखने लगी। नव का चेहरा आधा नींद में था। उसकी भौहें थोड़ी सी तनी हुई थीं, लेकिन उसकी सांसें नियमित थीं। सानवी की सांसें थम सी गईं। वो खुद को समझाने लगी, क्यों मैंने इतनी मजबूती से उसका हाथ पकड़ा था? क्यों ये सब मेरे मन के अंदर से अटका जा रहा है? वो धीरे धीरे बेड पर बैठ गई। उसकी आंखों से हल्की हल्की नमी टपक रही थी। नव की पलकों में हल्की सी हलचल हुई। धीरे धीरे उसने आंखें खोलीं। नव ने सानवी की आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक अनकही कहानी थी, दर्द, उलझन और शायद एक नई उम्मीद। नव की आवाज में नर्म स्वर था, सानवी, तुम उठ गई। चैप्टर 55। अब आगे। नव ने उसने ध्यान से पूछा, तुम ठीक हो सानवी? सानवी ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसकी आवाज में हल्की सी झिझक थी। हाँ, मैं ठीक हूँ। फिर बिना और कुछ कहे वह धीरे धीरे उठकर वॉशरूम की ओर चल दी। नव ने थोड़ी देर चुपचाप उसका रुख देखा। उसके मन में एक अनकही चिंता थी, पर वह अपने शब्दों को रोकता रहा। कई देर बाद जब सानवी वॉशरूम से वापस लौटी, तो नव पहले ही उसके लिए नर्म और पौष्टिक सूप बना चुका था। वह सूप का कटोरा हाथ में लिए डाइनिंग टेबल पर खड़ा था। नव ने एक शांत स्वर में कहा, ये लो, ब्रेकफास्ट कर लो। इतना कहकर वह खुद को ताजगी के लिए कमरे से बाहर ले गया। थोड़ी देर बाद जब नव वापस आया, तो उसने देखा कि सानवी का सूप आधा खाली हो चुका था। सानवी ने हल्की सी शर्मीली मुस्कान के साथ सिर झुकाते हुए कहा, सॉरी। नव ने उसकी तरफ देखा। किस लिए? सानवी ने अपनी नजरें झुका लीं। उसकी आवाज में एक धीमी खलिश थी। रात को तुम्हारे हाथ पर। इतना कहकर वह धीरे धीरे ऑइंटमेंट की बोतल निकाली और नव के हाथ पर लगाए। उसने हाथ को इतनी सजगता से सजाया,
मानो अपनी गलती को सुधारने की कोशिश कर रही हो। मुझे नहीं पता मैंने ये कब और कैसे किया, सानवी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। नव ने एक गहरी सांस ली। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, केवल एक समझदारी का सुर था। कोई बात नहीं सानवी, इतना बोल वो ऑफिस के लिए निकल गया। सानवी अपने कमरे में खड़ी होकर खिड़की से बाहर नजरें गड़ाए बैठी थी। उसके मन में कल की आयंश के साथ हुई मुलाकात की बातें बार बार घूम रही थी। वो उन लम्हों को फिर से जीने लगी। पिछले दिन की बात थी। सानवी और आयंश एक सुनसान पार्क की बेंच पर बैठे थे। धीमी ठंडी हवा चल रही थी, चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। आयंश ने धीरे धीरे पूछा, तुमने ये शादी क्यों की सानवी? सानवी की आंखों में एक अधूरी ख्वाहिश थी। ब्रो, मैंने कहा ना, मैं नव को पसंद करती हूँ। आयंश ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, नव क्या चाहता है? सानवी चुप रही, उसका दिल एक अनसुलझी उलझन में डूबा था। फिर आयंश ने उसके हाथ को हल्के से थामा। सानवी, मैं तुम्हें साफ साफ बताना चाहता हूँ। मुझे जो लग रहा है वो यह है कि तुम जो कर रही हो, जबरदस्ती किसी से खुद को जोड़ने की कोशिश मत करो। हम किसी को अपने मन से प्यार करने पर मजबूर नहीं कर सकते। अपने ईगो, एटीट्यूड को एक तरफ रखो। अगर सच में तुम्हारा दिल नव के लिए है तो उसे दिल से अपनाने की कोशिश करो, बिना किसी दबाव या मजबूरी के। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा होगा तो वह खुद ब खुद तुम्हें समझेगा। लेकिन अगर तुम उसे सिर्फ अपने ब्लैकमेल के चलते पास रखोगी, तो वो तुम्हारे पास होते हुए भी तुम्हें दूर कर देगा। आयंश की आवाज में एक गंभीरता थी। सॉरी सानवी, मैंने तुम्हारी और नव की बातें सुनी थी, लेकिन मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। आयांश थोड़ा रुककर गहरी सांस ली। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर देना सानवी, मेरे कारण ही तुम ऐसी बन गई। मैं कुछ भी सही से नहीं कर पाया। उसके शब्दों में पछतावा था, एक अनकहा अफसोस। फिर बिना कुछ और कहे आयांश उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे उस पार्क से चला गया। सानवी खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखें दूर आकाश की ओर टिकी थीं, जहां सूरज की हल्की किरणें धीरे धीरे दिन का स्वागत कर रही थीं। उसका मन एक तूफान की तरह उथल पुथल कर रहा था। क्या मैं गलत कर रही हूँ नव के साथ? क्या मेरा प्यार मजबूरी का नाम बन चुका है, या सच में मैं उसे सिर्फ अपने ईगो और प्राइड की वजह से पास रखने की कोशिश कर रही हूँ? उसने खुद से सवाल किए, पर उनके जवाब उसके भीतर कहीं खो गए थे। बस एक हल्की सी खामोशी थी, जो उसके दिल की गहराई से उठ रही थी। सानवी के चेहरे पर एक अनसुलझी उदासी थी, और उसके होठों पर एक धीमी सी मुस्कान, जो शायद उसके दिल के टूटने का संकेत दे रही थी। दूसरी ओर अंश खन्ना फोन करते ही बुरी तरह तनाव में आ गया था। उसकी आंखें तमतमा रही थीं, और मुंह से अनजाने में बुदबुदाने लगा। कैसे कैसे राजा जिंदा बच गया? उसने तुरंत अपने गुंडों में से एक को कॉल किया, पर कई बार फोन लगाकर भी कोई जवाब नहीं आया। हर बार कॉल कट जाती। क्लिक क्लिक। अब तो दिल पर हाथ रखकर सोचने लगा, कोई उठाएगा भी कैसे? सारे तो संसमान पहुंच चुके हैं। गुस्से से उसने अपना फोन फेंक दिया। वो बुरी तरह चिल्लाया, अब कोई रोक नहीं सकता। कॉलेज का ग्रेजुएशन सेरेमनी। शाम का वक्त था। कॉलेज का ग्रेजुएशन सेरेमनी फंक्शन पूरी रौनक से चल रहा था। सभी छात्र छात्राएं रंग बिरंगे परिधानों में सज धज कर समारोह का आनंद ले रहे थे। नव पार्किंग एरिया में अपनी कार के पास खड़ा था। वो इधर उधर देख रहा था, किसी का इंतजार कर रहा था। सानवी ने उसे देखा। उसकी आंखें थोड़ी सी चमकी। उसने दिल ही दिल में सोचा, शायद नव मेरे लिए आया है। पर तभी निया दूसरी ओर से दौड़ती आई। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने नव को गले लगा लिया। भाई, मैं आपको बहुत मिस करती थी। नव ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी बालों को सहलाया। बस कुछ दिन, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोनों बिना किसी को देखे एक दूसरे में खो गए। सानवी की ओर कोई ध्यान नहीं गया, पर एक निगाह थी, जो सानवी का इंतजार कर रही थी। सानवी ने उसके पास जाकर धीरे से कहा, मैं जानती हूँ, आपने मुझे नव और निया का राज बताया था। मैंने उसका गलत इस्तेमाल किया, लेकिन मैं वादा करती हूँ, आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। आशी की ठंडी आवाज सामने से गूंज उठी। तो क्या तुम अपने प्यार को छोड़ दोगी? सानवी की आंखों में हल्की शर्म थी, पर आशी ने मुस्कान के साथ आगे कहा, मैं मानती हूँ, तुम्हारा तरीका गलत था, पर अभी भी वक्त है। तुम उसे इम्प्रेस कर सकती हो, मेरी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकती हो। पर याद रखना, वहाँ आसानी से नौकरी नहीं मिलती। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सानवी ने धीरे से सिर झुकाया। उसके मन में एक नए संकल्प की चमक थी। वो समझ चुकी थी, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, पर उसके पास एक मौका था,
और वो उसे पूरी तरह से जीने वाली थी। क्या वो नव के दिल में अपने लिए जगह बना पाएगी? कपूर मेंशन। शिवांगी का रूम। धीमा सा उजाला बालकनी के बाहर फैल रहा था। चांदनी रात में जैसे हर एक चीज अपने होने का एहसास करा रही थी। शिवांगी बालकनी में खड़ी थी, अपनी आंखें आकाश की ओर उठाई हुई, चांद की नर्म रोशनी को निहारती जा रही थी। उसके चेहरे पर बेचैनी की परत साफ झलक रही थी। दरवाजा हल्के से खुला और आशी कदम से अंदर आई। हाथ में एक प्लेट थी, जिस पर सादा लेकिन स्नेह से भरा हुआ खाना सजाया गया था। आशी ने धीरे से प्लेट को टेबल पर रखा। उसकी आवाज में चिंता और अपनापन दोनों थे। शिवांगी, उसने पूछा, क्या तुमने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में अद्वैत को बताया? क्या फैसला लिया है तुमने? उसकी बात में एक हल्की उम्मीद थी, पर साथ में डर भी। शिवांगी एक लंबी सांस लेकर धीरे धीरे सोफे पर बैठ गई। उसकी आंखें नम थी, जिसे आशी बिल्कुल भी छुपा नहीं सकती थी। आशी ने बिना एक पल गंवाए शिवांगी का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए उसने बड़ी स्नेहपूर्ण लेकिन गंभीर आवाज में कहा, शांति से सोचो, शिवांगी। क्या तुम सच में अद्वैत से प्यार करती हो? शिवांगी की आंखें और भी नमी से भर आईं। उसका दिल टूट रहा था, पर वह खुद से झूठ नहीं बोल सकती थी। आशी ने आगे बढ़ते हुए कहा, अगर हाँ, तो उस प्यार की राह में खुद को इतना तड़पाना छोड़ दो। अद्वैत से दूर जाकर तुम खुश नहीं रह पाओगी।